Hi everyone, welcome back to my channel Crack CA with Mayank Jain। एंड इस वीडियो में मैंने लास्ट अपनी वीडियो में इंडिया 40 के सारे इलस्ट्रेशंस एक्सप्लेन कर दिए थे, हमने कर रहे थे इलस्ट्रेशन 1 to 5। अब इस वीडियो में आई विल बी कवरिंग टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस। सो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है देखते हैं पहले तो। ऑन 1 अप्रैल 2021 एन एंटिटी 1 अप्रैल 2021 को एक एंटिटी ने एक्वायर करा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिल्डिंग, कितने की 40 लैक्स की। मैनेजमेंट एस्टिमेट करते ही यूजफुल लाइफ बिल्डिंग की 20 साल होगी फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन से ऑब्वियसली, ठीक है। बिल्डिंग की रेजिडेंशियल वैल्यू निकली 2 लाख रुपीज़। मैनेजमेंट बिलीव करते ही भाई स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड रिफ्लेक्ट करेगा पैटर्न। बेसिकली स्ट्रेट लाइन मेथड ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो पैटर्न रिफ्लेक्ट करेगा जिसमें वो अपने बिल्डिंग के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कंज्यूम करेगी। कैरिंग अमाउंट पूछिए बिल्डिंग की 31 मार्च 2022 को। वेरी सिंपल क्वेश्चन, उसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, निकालना है, फटाफट निकाल दो। पॉज करो पहले और फिर निकालो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। 40 लाख की मेरी बिल्डिंग थी, जैसे आपको इसमें दिख रहा है 40 लाख की मेरी बिल्डिंग थी। डेप्रिसिएशन मैंने माइनस कर लिया 40 लाख, रेजिडुअल वैल्यू में माइनस करूँगा ही 20 ईयर्स को डिवाइड कर दिया, एक साल का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा 1,09,000। 31 मार्च 2022 को मेरी वैल्यू आ जाएगी 38.10 लैक्स निकल के। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। डेप्रिसिएशन का भी कॉन्सेप्ट लगाना है और डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला तो शायद आपको मतलब बेसिकली बताइए, वो बिल्कुल बेसिक होता है। चलो यहाँ से देख लेते हैं। एसेट की कॉस्ट ये है डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट जिसमें मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा 38 लैक्स लगेगा क्योंकि रेजिडुअल तो मैं निकाल के रखता हूँ अलग से। डेप्रिसिएशन पूरे साल का 1,90,000 आ जाएगा। कैरिंग अमाउंट मेरी आ जाएगी 38,10,000। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एक्स लिमिटेड की एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि बैलेंस शीट में कैरी हो रही है 1,15 लैक्स की, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड ने स्टॉप करा लेटिंग आउट द बिल्डिंग एंड उसको ऑफिस प्रीमाइसेस की तरह क्या है यूज़ करा। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना यार, ये तो आप कैटेगरी सी में मार्क करो, मतलब बेसिकली वेरी इजी क्वेश्चन, और ये मेरे को लगता है एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सेकंड एक्स लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो कि बैलेंस शीट में कैरी होती है 15 लैक्स में। ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड ने स्टॉप करा लेटिंग आउट द बिल्डिंग और उसको ऑफिस प्रमाइसेस के लिए क्या है यूज़ करना शुरू कर दिया, राइट। तो ना पहले इंडियस 40 लेता था, अब इंडियस कौन सा लगेगा बताना। इंडियस 16 लगेगा क्योंकि ऑफिस प्रमाइसेस की तरह मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया, पीपी लगेगा मेरा। 31 मार्च 2021 को मैनेजमेंट ने एस्टिमेट करा कि जो रिकवरेबल अमाउंट है बिल्डिंग की वो 10 लाख रुपए है और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी रहेगी मेरी 20 साल। एंड रेजिडुअल वैल्यू मेरी 0 है, कुछ भी नहीं बताई हुई, मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेट करी है। इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मैं कैसे एस्टिमेट करूँगा एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है, राइट। तो देखो यार 2021 को ही मेरे को दे रखी है, हाँ सॉरी, पहले आप पॉज करो फिर देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं फिर। जो सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, सिंपल है सॉल्यूशन बेसिकली। हाँ देखो, अब मैंने क्या चेंज ऑफ यूज़ हुआ है, प्रोविजन हमारे यहाँ तक चेंज ऑफ यूज़ हुआ है। इंडियस 40 से मेरा इंडियस 16 इसमें क्या लगेगा, तो इंडियस 40 से मेरा इंडियस 16 में कन्वर्जन हुआ है इसमें। वो क्यों हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मेरी पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, आईपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से मेरी चेंज हो गई, मेरी ऑफिस प्रीमाइसेस मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया। अगर ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा इंडिया 16 लगेगा एज़ पर द प्रोविजन्स। तो मेरे को उसको एज़ पर इंडिया 16 के प्रोविजन्स करके अप्लाई करना पड़ेगा। तो बिल्डिंग की जो कैरिंग अमाउंट थी वो 15 लैक्स थी, तो मेरी 15 लैक्स की कैरिंग अमाउंट होगी थी इंडिया 16 के हिसाब से। अब उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे को ये दे दी भाई उसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है बिल्डिंग की वो 10 लाख रुपए है एज ऑन 31 मार्च, ठीक है।
बट मेरी पीपी दिख रही है 15 लाख की, तो 10 लाख की मैं मार्केट में जाऊँगा तो 10 लाख की उसकी वैल्यू है, बट मेरी पीपी दिख रही है 15 लाख की। तो मैं अपनी जो 5 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है उसको मैं एज अ रीवैल्यूएशन लॉस शो करूँगा, इम्पेयरमेंट लॉस शो करूँगा, ठीक है। और बाकी जो 10 लाख पे अपनी मेरी कैरिंग अमाउंट आएगी अब 31 मार्च 2021 को, और 10 लाख 1 अप्रैल 2021 से मेरा जो डेप्रिसिएशन लगेगा 10 लाख के ऊपर 20 साल का, और रेसिडुअल वैल्यू तो नहीं दे रखे, तो उस पर कुछ यूज़ आएंगी, कैसे अकाउंटिंग होगी इसकी, वो बस प्रोविजन लिखना है, इसमें कुछ ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, पर आंसर देख लेते हैं। 31 मार्च 2021 को एक्स लिमिटेड को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में, क्योंकि यूज़ में चेंज हुआ है बिल्ड साइट बिल्डिंग की। ट्रांसफ़र शुड बी कैरिंग अमाउंट पे होना चाहिए, 15 लाख पे होना चाहिए, येस विच इज़ राइट। अब रिकवरेबल अमाउंट बिल्डिंग की 10 लाख रुपए है, इम्पेयरमेंट लॉस मेरे को 5 लाख का रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एज आई मेंशन स्टेटमेंट ऑफ P&L में। कैरिंग अमाउंट हो जाएगी मेरी 10 लाख रुपये 31 मार्च 2021 को। एंडी को ये रिक्लासिफिकेशन डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी, और बाकी जो डेप्रिसिएशन लगेगा 20 साल पे लगेगा ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द सेट बिल्डिंग। आई होप यू अंडरस्टूड राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 एक्स लिमिटेड ने इनकर करा फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ 6 आइडेंटिकल हाउसेज ईच विद सेपरेट लीगल टाइटल इंक्लूडिंग द लैंड ऑन विच इट इज़ बिल्ट। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एक्स लिमिटेड ने ये सारे खर्चे करे हैं प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में, जिसमें मेरे 6 कहीं ना कहीं आइडेंटिकल हाउसेज आ रहे हैं जिनका सेपरेट लीगल टाइटल है, जिसमें मेरी लैंड भी आ रही है जिस पे वो क्या है बिल्ट हुई है, ओके। जो खर्चा हुआ है वो वेरी स्टेट पे वो मेरा क्या है दे रखा है मेरे को। तो लैंड भी खरीदी है मैंने, और 6 आइडेंटिकल मैंने हाउस भी खरीदे हैं। अब 1 अप्रैल को मैंने प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है परचेज़ करी है वो 1.8 करोड़ की करी है। 1 अप्रैल 2021 को मैंने नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्स लिए हैं 20 लाख के, ठीक है, क्योंकि इसमें परचेज कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है ना, अलग से एडीएम को ऐड करना पड़ेगा, तो ये भी ऐड होंगे मेरे को। इसमें कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो मेरा है पूछा गया होगा हाउ एक्स लिमिटेड विल अकाउंट फॉर द अबव मेंशन एक्सपेंस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब ऐसे अकाउंट में अकाउंटिंग क्या करनी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव अकाउंटिंग। एक्स लिमिटेड ने कहीं ना कहीं ये चीज़ें पूछी हुई हैं। परचेज प्राइस तो मेरा आएगा ही आएगा कॉस्ट में, नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्सेस भी क्या आएंगे, लीगल कॉस्ट दे रखी है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एक्विजिशन, ये भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, क्योंकि लीगल कॉस्ट मैं लीगल खर्चे नहीं करता तो हो सकता है मैं प्रॉपर्टी एक्वायर ना कर पाता, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ही मानूंगा। एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स टू अट्रैक्ट टेनेंट्स 3 लाख रुपये, आई थिंक दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि भाई टेनेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने एडवर्टीजमेंट टू कैंपेन करा, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ माई 6 आइडेंटिकल हाउसेज एंड अलॉन्ग विद द लैंड, तो नो ये तो मेरा इंक्लूड नहीं होगा। ओपनिंग सेरेमनी फंक्शन कराया बिजनेस को स्टार्ट करना कि कोई क्या ये इंपॉर्टेंट था कि अगर क्या मैं घर खरीद सकता था विदाउट कंडक्टिंग दिस ओपनिंग सेरेमनी, यस बिल्कुल खरीद सकता था, तो ये भी मेरा नहीं खर्चे में ऐड होगा। थ्रू आउट 2022 उसने 1 लाख रुपये खर्च करे डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, राइट। एक्स लिमिटेड ने यूज़ करी 1 ऑफ द 6 हाउसेज फॉर ऑफिस एंड अकोमोडेशन ऑफ इट्स फ्यू स्टाफ, ओके। द अदर 5 आर रेंटेड टू वेरियस इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, ओके। तो यार इसमें ना अभी देखो कि 6 घरों में से मेरा एक घर तो मेरा क्या था, मैंने अपने स्टाफ को प्रोवाइड कर दिया ऑफिस अकोमोडेशन के लिए, मतलब मैंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करा है 6 में से एक घर। तो 6 में से जो एक घर है मेरा, मतलब 6 घर हैं मेरे, 6 हाउसेज हैं, 5 हाउसेज अलग और 1 हाउस अलग। तो इस पे 5 हाउस को तो मैंने यूज़ कराया था लीज पे देने के लिए, रेंट करने के लिए, राइट। तो इन 5 हाउस को डायरेक्टली मैं अपना क्या है इंड AS 40 लग जाएगा, और जो एक हाउस है जिसको मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करा है उसमें मेरा इंड AS 16 लगेगा, विच इज़ मेरा PPE। यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लग गया, IP लग गया, बट यहाँ पे PPE लगेगा, तो ये देखिए हमें थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा।
अब उसके हिसाब से हमें क्या है कॉस्ट निकालनी है, अब हम मेंशन है। तो पॉज करो, क्वेश्चन आई होप समझ गए होंगे आप, और कोई भी ऐसा कोई टेक्निकल क्वेश्चन तो है नहीं कि ये मतलब समझ ना आए, तो पॉज करो, सॉल्व करने की ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन दो। सो आई होप आप ट्राई करो, चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना था हमें, इसमें तो हमें कॉस्ट निकाल, देखो ये 1 करोड़ 80 लाख ऐड हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एक कैलकुलेटर आपको दिख ही रहा होगा, तो 1 करोड़ 80 लाख मेरा क्या है ऐड हो गया, प्लस 20 लाख मेरा ऐड होगा क्योंकि नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्सेस हैं, या दिस ऑल्सो विल बी एडेड। ओके, तो ये मेरा लगभग आ गया 2 करोड़। देन 5 लाख मेरा ऐड होगा, लीगल कॉस्ट मेरी ये जरूरी थी, राइट। एडवर्टीजमेंट मैंने ऑलरेडी मेंशन नहीं होगा ऐड, ओपनिंग सेरेमनी ऑलरेडी मेंशन नहीं होगा ऐड, डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस ऑलरेडी मेंशन, ये सारी तीनों एक्सपेंडिचर है। 3 लाख, 4.5 लाख, 5.5 लाख, 5.5 लाख वाला खर्चा मेरा कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ऑफ फिनल में जाएगा एक्सपेंस की तरह। ये जो मैंने निकाला है ये वाली मेरी अमाउंट आएगी निकल के। अब इसमें से ये 6 घरों की अमाउंट है, ठीक है। तो एक घर की अमाउंट ये आ गई, एक घर की अमाउंट मेरी ये वाली है, ये वाली जो अमाउंट है, ये वाली जो अमाउंट है मेरी ये पीपीई में शो होगी इंडिया 16 के हिसाब से, और बाकी जो 5 घरों की अमाउंट है इसमें से मैं फिर ये माइनस कर देता हूँ। ये वाली जो अमाउंट है ये मेरी शो होगी एज क्या बोलते हैं, एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, राइट। बस ये करना है ना, और उस करने था बाकी जो मेरे बाकी इधर खर्चे हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम में। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी निकल के आएगी 2 करोड़ 5 लाख, बिल्कुल सही है। 5 में से 6 घर मेरे रेंटेड थे तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, बाकी एक मेरी होगी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बेसिकली वही इंडिया 16 लग जाएगा पीपी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट निकाल दी हमने, ऑनर ऑक्यूपाइड की निकाल दी, बाकी एडवर्टीजमेंट सेरेमनी रिपेयर मेंटेनेंस मेरे कहाँ चले गए स्टेटमेंट ऑफ फिनल में। आई होप दिस क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर थर्ड भी हो गया हमारा, ये भी इजी क्वेश्चन था, उसमें कुछ था नहीं ऐसा। 4 देखते हैं, देखते क्या है इसमें। क्वेश्चन आ रही है बस प्रोवाइड आप सही से समझो उसको एंड ट्राई करके देखो। फोर्थ में है एक्स लिमिटेड इंगेज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एक्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इंगेज है और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है अप टू 31 मार्च ईच ईयर। ऑन 1 अप्रैल 2021 एक्स लिमिटेड ने परचेज करी एक लार्ज प्रॉपर्टी जिसमें लैंड थी 2 करोड़ रुपए की, एंड इमीडिएटली बिगन करते कि वो प्रॉपर्टी लीज करते टू वाइल लिमिटेड को ऑन एन ऑपरेटिंग लीज, राइट। तो देखो भाई मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में था, मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च के हिसाब से, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो है उसके हिसाब से क्या है प्रिपेयर करता था। 1 अप्रैल 2021 को मैंने एक लार्ज प्रॉपर्टी परचेज़ करी जिसमें एक लैंड भी थी, और ये लैंड और प्रॉपर्टी दोनों मिला के मेरे को 2 करोड़ की पड़ी, और मैंने जब ही से ही अपनी प्रॉपर्टी लीज़ कर दी बाय को ऑन एन ऑपरेटिंग लीज, ओके। अब एनुअल रेंटल से मेरे 20 लाख रुपए के जो मेरे को रिसीव हो रहे थे, ओके। 31 मार्च 2025 को तो फेयर वैल्यू थी प्रॉपर्टी की वो 2 करोड़ 60 लाख रुपीज़ की थी, ओके। तो मतलब लगभग 4 साल बाद ये फेयर वैल्यू बता रहा है 2 करोड़ 60 लाख, ओके। लीज की टर्म्स में बाय लिमिटेड वॉज एबल टू कैंसिल द लीज बाय गिविंग 6 months नोटिस इन राइटिंग टू वाइल एक्स लिमिटेड। तो मतलब मैं वाई हूँ, मान लो एक एक्स है, हम कहाँ पे थे, तो बेसिकली वाई लिमिटेड ना दूसरी कंपनी है, वो मेरी बेसिकली लीज कैंसिल कर सकती है अगर वो एक्स को 6 महीने का नोटिस पीरियड क्या है सर्व करते। जैसे कंपनी में नोटिस पीरियड हम सर्व करते हैं ना, हमें अगर छोड़नी होती है वैसे ही वाई भी लीज कैंसिल कर सकती है 6 महीने का पहले इन्फॉर्म करके एक्स को। अब वाई लिमिटेड ने नोटिस दिया 31 मार्च 2025 को, ओके। और 31 मार्च को दिया तो मतलब क्या है 6 महीने काउंट कर लो तुम, 30 सितंबर निकल के आएंगे, ठीक है। अब 30 सितंबर को फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी की 2.9 करोड़ की थी, ठीक है। 1 अक्टूबर को एक्स लिमिटेड ने इमीडिएटली बिगन करा कि वो कन्वर्ट कर ले प्रॉपर्टी को 10 सेपरेट फ्लाइट्स में। 1 अक्टूबर 2025 को एक्स लिमिटेड ने इमीडिएटली प्रॉपर्टी को 10 सेपरेट फ्लाइट्स में कन्वर्ट कर लिया इक्वल साइज़ के, जिसने फिर एक्स लिमिटेड ने सोचा कि भाई वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या है उसको बेचने का इंटेंशन करती।
नाउ एक्स लिमिटेड ने स्पेंड करे टोटल ऑफ 60 लाख ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस कन्वर्जन प्रोजेक्ट पे बिटवीन 30 सितंबर से 31 मार्च 2026 को। प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट था 31 मार्च, प्रोजेक्ट 31 मार्च 20 तक भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, और डायरेक्टर एक्स लिमिटेड के एस्टिमेट कर रहे थे दे नीड टू स्पेंड अ फर्दर 40 लाख रुपीज़ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। आफ्टर विच डायरेक्टर ने सोचा कि यार उनको 40 लाख रुपए और लगाने पड़ेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, जिसके बाद हर एक फ्लैट कहीं ना कहीं 50 लाख रुपए का मेरा कहीं ना कहीं बिक सकता है। ओके, एग्जामिन एंड शो हाउ द 3 इवेंट्स वुड बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ पहले। तो चलो यार इसको ना इस क्वेश्चन को थोड़ा समराइज़ कर देते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो इसलिए समरी बनाएंगे तो ज़रा बेटर रहेगा। देखो 1 अप्रैल 2021 को एक्स लिमिटेड ने एक्वायर करा प्रॉपर्टी को 2 करोड़ रुपए में। ये हमें क्वेश्चन में ये बना ही तो समझ भी आ रहा है। अब एक्स लिमिटेड ने क्या करा, 1 अप्रैल 2021 को ही वाई लिमिटेड को लीज पे दे दी प्रॉपर्टी। ठीक है, 6 और इसमें इनके एग्रीमेंट में मेंशन है कि 6 महीने का नोटिस रहेगा अगर वाई को लीज़ कैंसिल करनी है। अभी ऑपरेटिंग लीज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 20 लाख रुपए की जो रेवेन्यू है ईयरली वो वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को दे रहा था, इस लीज का 20 लाख रुपए दे रहा था। ओके, तो समझ आया। अब कहीं ना कहीं 4 साल बाद फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी दे रखे 2.6 करोड़, उसी प्रॉपर्टी वाली 2 करोड़ से 2 मतलब 60 लाख रुपए का मेरा इंक्रीमेंट हुआ है। फिर 31 मार्च 2021 को ही इस कंपनी ने वाई ने नोटिस दे दिया कि भैया मेरे को ऑपरेटिंग लीज कैंसिल करनी है, तो ये 30 सितंबर तक क्या है लीज चली मेरी। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं इसके बीच में मेरे पास 6 महीने का रेंटल आया होगा, 6 महीने का रेंटल मेरे पास आया होगा, विच अप्रॉक्स से 10 लाख रुपए का, वही 20 लाख का एनुअल है। 30 सितंबर 2025 से जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की 2.9 करोड़, 2.6 से मेरी 2.9 हो गई, मतलब कहीं ना कहीं 30 लाख और बढ़ गई। और अगर मैं बेस वैल्यू से यहाँ से देखूँ तो लगभग 90 लाख रुपए बढ़ गई। ठीक है, अब प्रॉपर्टी के तो अब उन्होंने सोचा कि हम प्रॉपर्टी को फ्लैट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि लीज तो बची नहीं, तो इससे बढ़िया फ्लैट्स बना के इसको सेल कर देंगे। अपना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या है, सेल की इंटेंशन उन्होंने इसको 10 फ्लैट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जब उन्होंने कन्वर्ट करा ना, ये सोचा जब से वो प्रॉपर्टी मेरी इंड AS 2 के हिसाब से इंड AS 2 विच इज़ इन्वेंट्री, उसके हिसाब से क्लासीफाई हो जाएगी। ये हमारे प्रोविजन से ही मेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें ही मेंशन है वो यहाँ पे। अगर सेल हुआ है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो मेरा वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि रादर दैन फॉर लिखा हुआ है, क्या पढ़ लेना। तो यहाँ पे इंड AS 2 लगता है जो यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे इंड AS 16 लगता है PP। ठीक है, तो यार मेरे को लगता है इतना समझ आ गया होगा आपको। एंड देन फिर क्या हुआ, फ्लैट में कन्वर्ट हो गया, और उस फ्लैट की सेल वैल्यू दे रखी है हमें 31 मार्च 2026 को 5 करोड़ रुपए की, मतलब 50 लाख की कॉस्ट है, 10 फ्लैट से कितनी होगी, 5 करोड़ रुपए निकल के आ जाएगी। अब उन्होंने पूछा कि कैसे इवेंट 31 मार्च 2026 का ही पूछ रखा है बस, कैसे इवेंट मेरा रिफ्लेक्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 31 मई 2026 में 2026 में, ये 2006 जो भी है। अब ये देखो आप, अब उसमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें एक और दी है कि कहीं ना कहीं मेरे 60 लाख रुपए लग रहे हैं इस प्रॉपर्टी को कन्वर्जन में, जो उन्होंने पैसे लगाए, क्योंकि अगर उनको फ्लैट्स में कन्वर्ट करना है अपनी प्रॉपर्टी तो पैसे लगाने पड़ेंगे ना, बिना पैसे का तो कुछ होता नहीं है। तो 60 लाख रुपए मेरे लग गए, और 40 लाख रुपए उनका एस्टिमेट था कि वो लगेंगे आगे, राइट। नाउ अब इन्होंने से 2026 के रिस्पेक्टिव से पूछा तो हम वही करेंगे। देखो यार से आपसे सीधी बात है, एज़ पर इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेजर रिकग्निशन होगी, चाहे इनिशियल रिकग्निशन तो जो मेरी होती है ना, ये प्रोविज़न ही बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। इनिशियल रिकग्निशन जो मेरी होती है, अगर मैं फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज़ कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, तो मेरी कॉस्ट मॉडल पे ही होगी, मतलब उसकी जो मैंने एक्चुअली कॉस्ट पे करी है उस पर ही मेरी कहीं ना कहीं होगी। तो इनिशियली तो मेरी 2 करोड़ की और रिकग्नाइज होगी। अब आती है बात सब्सिक्वेंट रिकग्निशन पे, ये एक बार खरीद तो लिए, लेकिन आगे जब मैं रिकग्नाइज उसको कर रहा हूँ तो कौन सा मॉडल फॉलो करूँगा, रिवैल्यूएशन करूँगा या कॉस्ट करूँगा, क्या करूँगा। तो ये भी इंड AS 40 बोलता है कॉस्ट मॉडल ही रहेगा,
कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कॉस्ट से कम चीज़ें ना बढ़ेंगी ना कम होंगी वैसे। तो 2 करोड़ की है, तो मैं अब इन्होंने जो ये फेयर वैल्यू दे रखी है ना, ये सब बहक खावा है, ये सब कन्फ्यूज़ करने के लिए रखी है। 2 करोड़ 60 लाख हो गई, 2 करोड़ 90 लाख हो गई ना, रहेगी 2 करोड़ ही रहेगी हमारी ये। तो ये हमें बातें क्या है ध्यान रखनी है कहीं ना कहीं। तो ये तो मेरे को इग्नोर करना है, दिस इज़ इग्नोर कन्फ्यूज़न, दिस इज़ ऑल्सो इग्नोर, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे फेयर वैल्यू का। मतलब चाहे 31 मार्च 2026 को मेरी जो प्रॉपर्टी है वो भी 2 करोड़ ही रहेगी, ठीक है। 31 मार्च 26 को मेरी प्रॉपर्टी जो है वो 2 करोड़ की ही रहेगी। इनिशियल रिकग्नाइज हुई 2 करोड़ पे ही, फेयर वैल्यू उन्होंने निकाल ली, फेयर वैल्यू में निकालनी होती है नहीं, फेयर वैल्यू निकालनी नहीं होती एज़ पर इंडिया, फेयर वैल्यू में निकालनी होती है, नोट्स में शो करनी होती है कि हैज़ टू 2 करोड़ की कॉस्ट नोट फॉलो करते हैं, बट फेयर वैल्यू तो बताओ ना। तो फेयर वैल्यू वो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिकली हर ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताएंगे नोट्स अकाउंट्स में, यहाँ हमारी फेयर वैल्यू इतनी है, हमारे यहाँ फेयर वैल्यू इतनी है, कॉस्ट पे तो चलो बैलेंस शीट में दिखी जाएगी तुम लोगों को, उसमें नोट्स में, ये सॉरी क्या बोलते हैं एनेक्शर्स में, ठीक है। बट फेयर वैल्यू मेरी 2 करोड़ ही रहेगी। जैसे इनिशियल रिकग्निशन तो चलो है ही, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन विद फेयर वैल्यू 31 मार्च 2026 को या 6 को मेरी 2 करोड़ की ही वैल्यू रहेगी। अब क्या है मेरी ना इस टाइम पे ना कहीं मेरा इंडेस 16 से इंडेस 40 से इंडेस 2 में कन्वर्जन हुआ है इन्वेंट्री वाले में, जो मैंने आपको दिखाया, आईपी से इसमें कन्वर्ट हो गया, तो 2 करोड़ की मेरी इन्वेंट्री शो हो जाएगी। अब प्लस लेकिन मैंने इसमें कॉस्ट पे इनकर करी है अपनी कितने की 60 लाख की, तो 2.6 करोड़ की मेरी कॉस्ट निकल के आ जाएगी टोटल इन्वेंट्री की, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी मेरी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी मेरी कहीं ना कहीं 2.6 करोड़ की, राइट। बट देखो यार हमने देखो आपको अगर एएस भी ध्यान हो, अगर एएस हमारा जो 2 था इन्वेंट्री वाला, उसमें भी कहता था कि कॉस्ट और एनआरवी जो भी लोअर होता है उस पर हम वैल्यू करते हैं। तो यार हमने तो कॉस्ट तो निकाल दी इसमें, कॉस्ट तो हमने निकाल दी इसमें 2 करोड़ 60 लाख की, बट एनआरवी क्या है मेरी इसमें ये तो बताओ ना। एनआरवी जो मेरी होगी ना वो दे रखी है उन्होंने को, सेल वैल्यू फ्लैट से दे रखी है 5 करोड़ रुपये मैंने निकाली यहाँ पे, 50 लाख का एक फ्लैट है, 10 फ्लैट कितने होंगे 5 करोड़ के। अब 5 करोड़ में मान लो मैं सेलिंग कॉस्ट भी माइनस करूँगा, सेलिंग कॉस्ट मेरी 40 लाख रुपये वो एक्सपेक्ट करना है कि वो इनकर होगी, यहाँ पे जो मेंशन दे रखा है हमें, तो मेरी जो निकल के आएगी वो कहीं ना कहीं 4.6 करोड़ की निकल के आएगी सेल वैल्यू। ये मेरी एनआरवी है, ये मेरी क्या है एनआरवी है। तो देखो अगर मैं 31 मार्च 2026 की बात करूँ ना, 31 मार्च 2026 की बात करूँ, तो इन्वेंट्री जो मेरी शो होती है वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी शो होती है। कॉस्ट मेरी कितनी है मैंने निकाली यहाँ पे 2.6 करोड़ की, 2.6 करोड़ की कॉस्ट है। एनआरवी इतनी है मैंने निकाली यहाँ पे, दिखा अपने ये रही एनआरवी 4.6 करोड़ की। तो लोअर क्या है मेरी 2.6 है, तो मेरी ये क्या होगी शो होगी, इस पे ही वैल्यू होगी, राइट। तो क्वेश्चन में यही था और कुछ ज़्यादा नहीं था, जब कल पढ़ लेते हैं इसको। और एक करंट एसेट तो आपको बताइए करंट एसेट शो होता है इन्वेंट्री में। तो फर्स्ट अप्रैल 2021 को प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट अप्रैल 2021 का तो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, मैंने उसको लीज कराया ऑपरेटिंग लीज में, ऑपरेटिंग लीज में लीज कराया तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रहेगी, तो ठीक है। अब प्रॉपर्टी जो वो होगी मेजर होगी कॉस्ट मॉडल पे, ठीक है, 2 करोड़ पे मेजर होगी हर एक ईयर एंड पे। 30 सितंबर 2025 को प्रॉपर्टी ना, अब उनका आइडिया बदल गया कि भाई जब लीज मेरी कैंसिल हो गई तो उनको लगा कि नहीं यार अब हम इसको इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये अब एज एक्सपेरिमेंट ने शो कर दिया कि भाई हमें तो सेल दिखाएंगे एज अ फ्लाइट। सो अगर सेल दिखाएंगे एज अ फ्लाइट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मेंशन करते तो इंडिया 2 लग जाएगा मेरा। पैरा 59 इंडिया वाले का कहता है कि ट्रांसफर बिटवीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड इन्वेंट्रीज, वो उससे कैरिंग अमाउंट नहीं बदलती मेरी प्रॉपर्टी की जो मेरी ट्रांसफ़र हुई है, तो मेरी प्रॉपर्टी कॉस्ट भी नहीं बदलती फॉर मेजरमेंट और डिस्क्लोजर पर्पस। एंड द कैरिंग वैल्यू ऑफ द रिक्लासिफाइड प्रॉपर्टी मेरी 2 करोड़ ही रहेगी, ठीक है, ये तो क्लियर है। तो अगर मैं रिक्लासिफिकेशन कर रहा हूँ तो मेरा वो कॉस्ट पे ही जाएगा जो मेरा पहले था, क्योंकि प्रॉपर्टी की लीज ऑपरेटिंग लीज है। रेंटल इनकम 10 लाख रुपए की मेरी रिकग्नाइज हो जाएगी पीएनएल में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 को, जो मैंने आपको बताया।
जो एडिशनल कॉस्ट है 60 लाख रुपए की, वो इनकर हुई है, और 31 मार्च 2026 में वो ऐड हो जाएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। जिससे 2.6 करोड़ का मेरा क्या है, ये मेरी कॉस्ट आ जाएगी टोटल इन्वेंट्री की। मतलब 2 करोड़ की तो मेरी प्रॉपर्टी कॉस्ट थी, 60 लाख रुपये और लगाए, 2.6 करोड़ की भी निकल के आ गई। अब मेरे को एनआरवी भी निकालनी है, एनआरवी निकल जाएगी। टोटल सेलिंग प्राइस फ्लैट का आ गया 5 करोड़ रुपये, 50 लाख का एक फ्लैट है, 10 फ्लैट कितने होंगे 5 करोड़ की। तो फर्दर कॉस्ट है डेवलप द फ्लैट टोटल ऑफ 60 लाख, नेट रियलाइज वैल्यू मेरी 4.6 करोड़ की आ जाएगी। तो इससे मेरा निकल के ये एनआरवी आ गई, 4.6 करोड़ एनआरवी आ गई, 2.6 करोड़ मेरी कॉस्ट आ गई। लोअर पे वैल्यू होगा तो मेरा क्या होगा, इन्वेंट्री शो हो जाएगी द करंट एसेट। डन है। चलो यार, शौर्य लिमिटेड 5th क्वेश्चन पे आते हैं। शौर्य लिमिटेड एक बिल्डिंग ए ऑन करता है, जो स्पेसिफिकली यूज़ होती है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेंटल्स, राइट। मतलब रेंटल इनकम कमा रहा है, तो मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो है, ये तो पढ़ के ही पता चलेगा। द कंपनी हैज़ नॉट बीन यूजिंग द बिल्डिंग ए और एनी ऑफ इट्स फैसिलिटीज फॉर इट्स ओन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, कंपनी बिल्डिंग ए यूज़ नहीं कर रही है, या उसकी फैसिलिटीज़ की, या उसकी फैसिलिटीज़ भी अपने खुद के यूज़ के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंपनी इज़ ऑल्सो एक्सप्लोरिंग the opportunities to sell the building if it gets a reasonable amount in consideration। तो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हो गया, कंपनी ये भी एक्सप्लोर कर रही है भाई, मगर अपना बिल्डिंग सेल कर देगी कंपनी इफ़ इट गेट्स अ रीजनेबल अमाउंट इन कंसिडरेशन इन एक्सचेंज। अब द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट फॉर बिल्डिंग ए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बिल्डिंग ए वॉज इनिशियली परचेज एट द कॉस्ट ऑफ 10 करोड़। ये इन्फॉर्मेशन मेरी बिल्डिंग ए के लिए रेलेवेंट है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 पे। बिल्डिंग की जो इनिशियल कॉस्ट थी ना, वो जो इनिशियली परचेज हुई वो 10 करोड़ की कॉस्ट थी उसकी। उसी टाइम पे यूज़फुल लाइफ बिल्डिंग की वो एस्टिमेट करी गई थी 20 ईयर्स, जिसमें से 5 ईयर्स मेरे एक्सपायर हो चुके हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2021। कंपनी फॉलो करती है SLM मेथड, जिसके लिए डेप्रिसिएशन के लिए। ओके, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड, कंपनी बिल्डिंग बेसिकली बिल्डिंग है मेरी इनिशियल परचेज हुई थी, मतलब इनिशियल कॉस्ट क्या थी 10 करोड़ रुपये दे दी इन्होंने। उसी टाइम पे यूज़फुल लाइफ बिल्डिंग की एस्टिमेट करी गई थी 20 साल सॉरी। तो बिल्डिंग ए की जो कॉस्ट थी मेरी, बिल्डिंग ए की जो कॉस्ट थी मेरी वो कितनी थी, 10 करोड़ की। बिल्डिंग की जो यूज़फुल लाइफ है, यूज़फुल लाइफ बिल्डिंग की, बिल्डिंग ए वो 20 ईयर्स मैंने एस्टिमेट क्या है करी थी। ओके, अब 1 अप्रैल 2021 तक इन 20 सालों में से 5 ईयर्स हैव बीन एक्सपायर्ड। मतलब कितने बचे हुए हैं, 15 ईयर्स की मेरी लाइफ बची हुई है, राइट। और मेथड क्या है किसका, डेप्रिसिएशन का, SLM है। ओके, अब ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इन्वेस्ट करा है दूसरी बिल्डिंग में विद द पर्पज टू होल्ड इट फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए उसने एक्सपेक्ट करा है कि वो होल्ड करेगी। प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2021 को खरीदी गई थी 2 करोड़ की, वो भी 2 करोड़ की, मतलब सॉरी वो 2 करोड़ की थी कंपनी प्रॉपर्टी। 1 अप्रैल 2021 की बिल्डिंग बी की जो कॉस्ट है वो 2 CR है। एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, यूज़फुल लाइफ कितनी है, बिल्डिंग बी की कितनी है मेरी 40 साल। एज़ यूजुअल वही कंपनी ने वही स्ट्रेट लाइन SLM ही फॉलो करा कंपनी ने। ओके, फर्दर ड्यूरिंग द इस ईयर में कंपनी ने इनकर करे डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग बी।
2021-22 में ही कंपनी ने अर्न करे, इनकर करे डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बिल्डिंग ए के रिलेटिंग, बिल्डिंग बी के रिलेटिंग। अब रेंटल इनकम मेरी बिल्डिंग ए से कितनी है, 75 लाख है। रेंटल इनकम मेरी बिल्डिंग बी से कितनी है, 25 लाख है। दोनों ही मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैं। सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस 5 लाख के हैं। फीस टैक्सेस 1 लाख की हैं। ग्राउंड रेंट 2.5 लाख का है। रिपेयर मेंटेनेंस 1.5 लाख का है। लीगल प्रोफेशनल फीस 2 लाख की है। कमीशन ब्रोकरेज 1 लाख की है। ठीक है, सारी कॉस्ट दे दी कंपनी ने हमें। कंपनी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द कंपनी डज नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ए एंड बी फॉर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ Ind AS. The company sought an independent report from the specialist so as to ascertain the fair value of buildings A and B. The independent valuer has valued the fair value of property as per the valuation model recommended by International Valuation Standards Committee. Fair value has been computed by the method by streamlining present value of future cash flows, namely discounted. तो उन्होंने discounted fair cash flow method यूज़ करा है for fair valuing the both properties. ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन उन्होंने कराई है। जो एस्टिमेटेड रेंट है पर मंथ पर स्क्वायर फीट फॉर द पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू बी इन रेंज ऑफ 50-60। 1 स्क्वायर फीट का 1 महीने का रेंट 50-60 रुपये है। इट इज़ फर्दर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर ईच ऑफ 3 ईयर। ये भी एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि ये 10% हर साल से बढ़ेगा कहीं ना कहीं। डिस्काउंट रेट उन्होंने दे रखा है। अज्यूम करो फेयर वैल्यू प्रॉपर्टीज़ की डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड पे मेजर करी गई है 10.5 करोड़। अब 10.5 करोड़ में मेरी फेयर वैल्यू क्या है निकली है। द ट्रीटमेंट ऑफ फेयर वैल्यू प्रॉपर्टीज टू बी गिवन इन फाइनेंशियल एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, what would be the treatment of building A and building B in the balance sheet of Shaurya Limited? बिल्डिंग A और बिल्डिंग B का क्या ट्रीटमेंट रहेगा शौर्य लिमिटेड की बैलेंस शीट में? Provide detailed disclosure and competition in line with the relevant Indian accounting standard. Treat it as if you are preparing a separate note or schedule of the given assets in the balance sheet. ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये था। पॉज करो, थोड़ा क्वेश्चन को समझने के ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो। देखो यार, अब इसमें ना कुछ तुम्हें करना नहीं है ज़्यादा। थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन है, उससे होता है डिफिकल्ट लगी, बट इसमें ज़्यादा कुछ है। क्वेश्चन मतलब मैं यही पूछा है कि डिटेल हमें एनेक्चर बनाने हैं, डिस्क्लोजर देने हैं, कॉम्पिटिशन करनी है। अगर कॉम्पिटिशन 2 चीज़ों की होती है, ठीक है, कॉम्पिटिशन जो है वो 2 चीज़ों की ही होती है। अगर मैं स्पेशली बताऊँ, राइट, एक तो मेरे को बैलेंस शीट में क्या जाएगा मेरे को ये बताना पड़ेगा। बैलेंस शीट में ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जाएगी। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, ठीक है, वो मेरी कॉस्ट जाती है। ऑपरेशन जो खर्चे मैंने इनकर करे हैं, जो मेरी कॉस्ट या तो कॉस्ट जाएगी या रेवेन्यू जाएगी, राइट। कॉस्ट जो कैपिटलाइजिंग रेवेन्यू जो की मेरी कहीं ना कहीं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है। नाउ अब देखो, रेवेन्यू तो हमें पार्ट क्लियर है, मैं बता दिया उन्होंने कि 75 लाख बिल्डिंग ए से कमा रहे हैं, 25 लाख बिल्डिंग बी से कमा रहे हैं। तो रेवेन्यू वाला पार्ट तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 75 लाख है ही, 25 लाख है ही, तो लगभग 1 करोड़ में अपनी रेवेन्यू आ रही है। कॉस्ट की बात करूँ, कॉस्ट भी क्लियर है। देखो यार, 5 लाख प्रमोशन के एक्सपेंसेस हैं, 1 लाख मेरा इसका है, फीस टैक्सेस 2.5 लाख मेरे इसके हैं, रिपेयर मेंटेनेंस 1.5 लाख की है, 2 लाख लीगल है, कमीशन ब्रोकरेज 1 लाख है। तो
उसका अगर आप टोटल करोगे 6, 8.5, 8, 6, 7, 8, 9, 10, ये 13 लाख रुपए निकल के लगभग आ जाएगा कॉस्ट। तो 1 करोड़ की रेवेन्यू है, 1.5 लाख का खर्चा है। बट इसमें मेरा डेप्रिसिएशन तो रह ही गया जो इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लगा होगा। तो देखो यार, यहाँ पे ही आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा था, आई थिंक वो हो गया, कोई नहीं। तो मेरी जो बिल्डिंग, फर्स्ट बिल्डिंग की जो उसकी थी बेसिकली वैल्यू थी वो 2 करोड़ रुपए की नहीं थी, वो 10 करोड़ रुपए की थी और 20 साल की लाइफ थी। SLM फॉलो हो रहा था। तो 10 करोड़ रुपए डिवाइड बाय 20 लाख मुझे 0.5, तो 0.5 करोड़ का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग ए पे लग जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग बी पे कितना लगेगा, कितना था मेरा, 2 करोड़ था, 2 करोड़ डिवाइड बाय 40 जिस कम्स आउट टू 0.05, 0.55 का मेरा डेप्रिसिएशन और लग गया। तो 1 करोड़ में से 13 लाख ये माइनस करूँगा, 0.13 और 0.055 ये माइनस कर देंगे, तो कहीं ना कहीं मेरा ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। 87 लाख में से अगर मैं माइनस करूँ, नहीं सॉरी 85 लाख में से अगर मैं ये 0.5 करोड़ ये है और 0.05 ये है, ठीक है, 0.55 होगा इसीलिए। तो 87 लाख माइनस 87 लाख माइनस, आप ही करोगे, आपकी क्या है नेट रेवेन्यू निकल के आ जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि तो 0.55 भी माइनस करेंगे, 0.55 लाख एंड 13 लाख इसका होगा 0.32। तो 32 ये CR है, तो 32 लाख रुपए मेरा क्या आ गया, मेरी नेट इनकम आ जाएगी जो PNL में मेरी शो होगी। ये तो मेरा हो गया। अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे, उसमें कुछ ऐसा झंझट नहीं है, ठीक है। 2021 में ये परचेज़ करी थी, मैं हूँ 2022 में, राइट। ये वाली मशीनरी मैंने परचेज़ करी थी कब, मतलब 5 साल हो गए, तो 5 साल का डेप्रिसिएशन तो लगेगा होगा लगभग। तो 2.5 करोड़ का डेप्रिसिएशन तो मेरा इस पे 10 करोड़ रुपये लग चुका। तो देखो कैसे शो होएगी। ओपनिंग बैलेंस क्या था, मेरा 10 करोड़ रुपये था। एडिशन कितना हुआ, मैंने बिल्डिंग एक्वायर भी तो करी, कितनी की 2 करोड़ की एक्वायर करी है, तो टोटल कितना निकल के आ गया क्लोजिंग कितना। बट डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा, डेप्रिसिएशन जो ओपनिंग बैलेंस है वो 2.5 करोड़ का है। कैसे, 10 करोड़ डिवाइड बाय 20 × 5 साल मेरे बीत चुके हैं जो क्वेश्चन में मेंशन है, प्लस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना निकल के आया, तो 0.55 CR। तो अगर दोनों को माइनस करोगे तो आप ये निकल के आ जाएगी नेट क्लोजिंग बैलेंस, which comes out to 12 minus 2.5 minus 8.95 आपकी करोड़ रुपए वैल्यू आ गई लगभग इसकी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की इंडिया 40 के हिसाब से। और प्लस आप एक कहानियाँ तो लिख ही दोगे कि यार हमने वैल्यूएशन कराई थी, जो इसमें मतलब कहानियाँ ही बनाने की, हमने वैल्यूएशन कराई थी इंडिपेंडेंट वैल्यूएटर से और उसकी एस्टीमेट के हिसाब से 10.5 करोड़ की। देखो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमने वैल्यू निकाल लिया वो 8.95 करोड़ की निकल के आ रही है, बट इनके जो वैल्यू है उसके हिसाब से 10.5 करोड़ की आ रही है। देखो सब्सिक्वेंट रिकग्निशन मैंने अगेन बोल रहा हूँ कॉस्ट मॉडल पे ही होती है, हम उसको बढ़ा के नहीं लिखते, बट हमें नोट्स डिस्क्लोजर देना होता है। हम ये डिस्क्लोजर देंगे भाई हमने इस वैल्यू से वैल्यूएट कराई और उसने इंटरनेशनल वैल्यूएशन कमेटी के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन करी है अपनी दोनों बिल्डिंग्स की, और ये हमारा बेसिकली पर स्क्वायर फीट पर मंथ ये हमारी एक्सपेक्टेड क्या थी रेंट था, और 10% का हमारा ग्रोथ होगी हर लाइक फॉर ईच ऑफ 3 ईयर्स, और वेटेड डिस्काउंटेड हमने 12-13% कंसिडर करा है, और कैश फ्लो मेथड जो निकल के आया है वो 10.5 करोड़ रुपये दोनों वैल्यू मेरी आ गई।
तो 8.95 करोड़ की मेरी अभी दिख रही है और फेयर वैल्यू कितनी है इनकी 10.95 करोड़। बस उनको बस बताना है हाँ फेयर वैल्यू इतनी है, कॉस्ट इतनी है, बस ये बताना है उन्हें। अब ये इसकी कहानियाँ बनानी है उसमें तुम्हें। तो देखो ये रहा क्वेश्चन, तो कुछ नहीं था, ये इजी क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा तुम्हें ध्यान से देखनी पड़ेंगी, प्रोविज़न समझने पड़ेंगे, रिविज़न करनी पड़ेगी, राइट। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हेल्ड टू अर्न रेंटल्स फॉर कैपिटल एक्विजिशन और बोथ। Ind AS 40 shall be applied in the recognition, measurement and disclosure of investment property, and investment property shall be initially मेजर होगी कॉस्ट पे, इनिशियल recognition के बाद इन्वेस्टमेंट एंटिटी मेजर करके सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी Ind AS 16 के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो तो कॉस्ट मॉडल भी चलती है, Ind AS 16 भी यही बोलता है। इसलिए मेजरमेंट और डिस्क्लोजर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज पर Ind AS 40 इन द बैलेंस शीट वुड बी डिपिक्टेड एज फॉलोज। देखो ग्रॉस अमाउंट ओपनिंग बैलेंस एरिया 10 करोड़, एडिशन 2 करोड़ का हुआ, क्लोजिंग हमारा एनपी निकल के आ गया, डेप्रेशन का ओपनिंग 2.5 करोड़ में निकाल दी, डेप्रेशन हमने 0.5 करोड़ का लगाया, बिल्डिंग ए का 0.5 करोड़ का, 0.05 करोड़ का बिल्डिंग बी का था, क्लोजिंग मेरा निकल के गया 3.05 करोड़ बैलेंस, नेट बैलेंस जो मेरा निकल गया 8.95 करोड़, जो मेरा जिससे मैच हो रहा है जो मैंने निकाला है आपको। अब चेंज इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर ईयर एंड 10 मार्च 2022 और हमें दे रखी है। अमाउंट रिकगनाइज होगी प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी 0.32 करोड़ मतलब 37 लाख रुपये का निकल के आ रहा था। वही रेंटल इनकम कितनी है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से प्रॉफिट कितना आया है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, प्रॉफिट आ गई, अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिफोर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, डिस्क्लोजर आप ही दोगे, पढ़ लेना, वही दे रखा है ये भाई इतनी वैल्यू थी, ये वैल्यू से कराया, ये वैल्यूएशन स्टैंडर्ड फॉलो करे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये आप लिख दोगे। प्लस ये टेबल भी बना देना कि भाई ये वाला मेथड फॉलो करा हमने वैल्यूएशन टेक्निक में, ये हमारी ऑब्जर्वेबल अनऑब्जर्वेबल इनपुट थे इतने कि ये रेंटल इनकम है, रेंटल ग्रोथ क्या है, डिस्काउंट रेट क्या है, वो उसकी रेंज हमें यहाँ पे दे दी। तो ये टेबल बनाने सिंपल से रोशनी करना, ये नोट्स में जाएगा। बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये जो यूज़र्स हैं वो पढ़ पाएँ, समझ पाए कि हाँ अच्छा ये है, इसका इम्पैक्ट कहाँ से निकली, 10.5 करोड़ की वैल्यू निकली कहाँ से है, तो थोड़ी ना हवा में निकाल दी, ये सारे इनपुट्स यूज़ करें हमने ये वाली, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड इट, थैंक यू। तो चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड ऑन करता है लैंड प्रॉपर्टी जिसकी फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर यूज वॉज नॉट डिटरमाइंड एट 31 मार्च 2021। हाउ शुड द प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट 31 मार्च 2021। मेरे पास एक लैंड प्रॉपर्टी है जिसकी फ्यूचर वैल्यू मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता, बिकॉज लैंड इंडेफिनिट लाइफ टाइम। मेरी प्रॉपर्टी कैसे क्लासीफाई होगी इस वाले फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में? जून 2021 में एक्स लिमिटेड ने कमेंस करा कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ऑन नेट फॉर ऑन यूज़। अब उस जून 2021 में मैंने उस पर अपनी ऑफिस बिल्डिंग बना दी अपने खुद के यूज़ के लिए, मतलब Ind AS 16 प्रेज्यूमिंग द कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 2022 में प्रोग्रेस में है। भाई कैसे क्लासीफाई करूँ मैं 31 मार्च 2022 को लैंड प्रॉपर्टी को? ओके, तो इसको तो थोड़ा पॉज लो, वही पढ़ो और फिर सॉल्व करते हैं। तो यार इसमें ना कुछ नहीं है डायरेक्टली, बस तुम्हें ये समझना है कि अगर देखो Ind AS 40 कुछ कहता है, अगर एक मैंने लैंड प्रॉपर्टी है मेरे पास और मैंने उसको एक्वायर करा है अनडिटरमाइंड यूज़ के लिए 31 मार्च को 2021 को मेरी इंटेंशन ये थी ना कि मैं उसको अनडिटरमाइंड यूज़ के लिए एक्वायर करा है। तो मेरी माइंड में मेरी मतलब मैं जब मैं उसको एक्वायर कर रहा हूँ मेरे माइंड में मेरा ये चीज़ रहेगी कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक्वायर कर रहा हूँ उस टाइम पे, तो इसलिए उस टाइम पे द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शो होगी Ind AS 40 के हिसाब से। बट जैसे ही मैं 2022 में आया, अब जून 2021 में मैनेजमेंट ने इसको ऑफिस बिल्डिंग के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, मतलब अपने खुद के यूज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। एडमिन है तो क्या लगेगा Ind AS 16 लगेगा, PP में क्लास लगेगा ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो अब इन्होंने पूछा है 20x2 का 31 मार्च, तो हमें यहाँ पे Ind AS 16 लगाना पड़ेगा, मतलब कन्वर्जन करना पड़ेगा फ्रॉम Ind AS 40 टू Ind AS 16, क्योंकि उससे पहले तो मेरा Ind AS 16 ही लग रहा था ना, आप ये सोचो। तो इसलिए मेरी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्लासिफाई हो जाएगा एज पर Ind AS एंड कन्वर्जन फ्रॉम Ind AS 40 टू Ind AS 16।
अब बी पार्टी उन्होंने मुझसे क्या चेंज हुआ कैरिंग अमाउंट प्रॉपर्टी का नहीं फ्रॉम मनी चेंज इन द यूज ऑफ, अगर मेरी यूज़ में चेंज आ रहा है तो कैरिंग अमाउंट में थोड़ी चेंज होगा यार, कैरिंग अमाउंट तो सेम ही रहेगी ना। नो, तो येस कैरिंग अमाउंट मेरी सेम ही रहेगी, कैरिंग अमाउंट में चेंज नहीं आएगा, तो आंसर विल बी नो, देयर विल बी नो चेंज एंड द कैरिंग अमाउंट विल बी रिमेन सेम and it will be shown as that was shown in the investment property, मतलब जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वैल्यू शो करेगी कैरिंग वैल्यू वही मेरी कैरिंग वैल्यू आएगी मेरी उसमें। उसके बाद मेरे को करना है जो चीज़ करना है एज पर द प्रोविजंस, एज पर जो मेरा एप्लीकेबल इंड एस लगेगा, ठीक है। क्या चेंज क्लासिफिकेशन टू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जो मैंने चेंज करा गया मैं उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानूंगा एज पर इंड एस 8? बिल्कुल नहीं मानूंगा। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंट क्योंकि मेरी कोई प्राइवेट आइटम नहीं है ये तो बस मैंने क्योंकि मेरी यूज़ में चेंज हो गया तो मैंने इंड एस का कन्वर्जन कर लिया, तो यहाँ पे कोई मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट करने की यहाँ पे नीड नहीं है कि मेरे को पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट करने पड़ेंगे एज पर इंडिया 16, जो मतलब पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मेरे को इंडिया 16 के हिसाब से दिखाने पड़ेंगे। नहीं देखो ये यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव ही चलता है, अगर मतलब ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है ना। आप ये सोचो जून 2021 में ही मेरी एज पर इंडिया 16 क्लासीफाई हुई है, उससे पहले तो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी ना, तो ऐसे कैसे कि मैं जून मार्च 2022 वाले भी फाइनेंशियल्स अपने एज पर मतलब मार्च 2022 के हिसाब से प्राइवेट बनेगा मेरा ये वाला, तो क्या मेरे को इसके भी इंडिया 16 के हिसाब से क्लासीफाई करने पड़ेंगे? नहीं, ये इंडिया खुद मना करता है, इंडिया 40 खुद मना करता है, तो ना कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी नहीं है, ये तो सिर्फ चेंज इन यूज़ है जिसकी वजह से मेरा इंडिया कन्वर्ट हो गया। अब क्या मेरा आंसर ए का जो है, मैंने पहले आंसर ए में क्या निकाला कि मेरा इंडिया 16 लगेगा, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्लासिफाई हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने उनकी इंटेंशन ये है कि वो अपने खुद के लिए यूज़ के लिए कर रहे हैं। बट अब यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि भाई कोई मेरी कंस्ट्रक्शन कमेंस नहीं हुई 2022 तक, मेरी बस इंटेंशन है। देखिए यहाँ देखो यार, यहाँ पे तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन कमेंस कर दी थी जून 2021 में, तो मेरे पास एविडेंस है कि हाँ अगर मैं बोल पा रहा हूँ कि चेंज इन यूज़ हुआ है तो एविडेंस है भाई कंस्ट्रक्शन कमेंस हो चुकी है। बट जब मेरी इंटेंशन है कि हाँ यार मैं कर लूँगा, मैं कंस्ट्रक्शन कमेंस कर लूँगा 2022 तक, बस मैं ये सोच रहा हूँ मैं कर लूँगा, बट यार इंटेंशन से मैं चेंज इन यूज़ थोड़ी ना सर्टेन कर सकता हूँ। तो चेंज इन यूज़ नहीं हुआ इसका मतलब मेरी 2022 को 31/2022 को भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रहेगी। ये क्वेश्चन था ये। तो देखो एज पर पैरा 8B of India 40, any land held for currently undetermined future use should be classified as an investment property. Hence in this case the land would be regarded as held for capital acquisition के लिए land regarded है। Hence the land property should be classified by Excel as investment property in the financial statement as at 31st March 2021. As per para 57 of its standard, an entity can change the classification of a property to and from an investment property when and only when evidenced by a change in use. A change occurs when the property meets or ceases to meet the definition of investment property and there is the evidence of change in use. Mere management intentions for use of the property does not provide evidence of a change in use, right? सिर्फ मेरे सोचने से कोई यूज़ करने के लिए प्रोविजन लिख दिया इन्होंने। अब इन्होंने आंसर देने शुरू कर दिए। अब एक ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी शुरू कर दी 31/2022 को, वही तो मैंने बताया। अब पैरा 59 ट्रांसफर बिटवीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड इन्वेंट्री do not change the carrying amount of property transferred and they do not change the cost of the property for measurement or disclosure। कोई चीज़ नहीं होगा पैरा 59 के हिसाब से कुछ प्रोविजन बोल रहा है। नो, कोई रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मेरी रीस्टेट नहीं होंगी क्योंकि ये चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। मेयर मैनेजमेंट इंटेंशन फॉर यूज ऑफ प्रॉपर्टी डू नॉट एविडेंस चेंज इन यूज, राइट? Since X Limited has no plans to commence construction of the office building during 2021-22, the property should continue to be classified as investment property by X Limited in its financial statement as of 31st March 2022। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रहेगी 31st March 2022 में भी, जो पहले थी अभी भी वही रहेगी अगर सिर्फ इंटेंशन है तो, राइट? चलो यार क्वेश्चन 7 देखते हैं फिर फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा इंडिया 40 के सारे इलस्ट्रेशन सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। एक एंटिटी ऑन करती है 2 स्टोरी बिल्डिंग, फ्लोर 1 रेंट आउट कर रखा है इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज़ को अंडर ऑपरेटिंग लीज। फ्लोर 1 मतलब इंडिया 40 लगेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फ्लोर 2 ऑक्यूपाइड है एंटिटी है एडमिन और मेंटेनेंस स्टाफ के द्वारा, मतलब फ्लोर 2 में मेरा इंडिया लगेगा, पीपी लगेगा, राइट? तो ईजी है तो क्वेश्चन। द एंटिटी कैन मेजर रिलायबली द फेयर वैल्यू ऑफ ईच फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग विदाउट अनड्यू कॉस्ट और एफर्ट।
हर एक फ्लोर की मैं फेयर वैल्यू मेजर कर सकता हूँ, मेरे को कोई ज़्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है इसमें, उन्होंने बताया है। हाउ आर द सेम विल बी क्लासिफाइड प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट एज पर द रेवेन्यू इंड एस, विल द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर 11 इंड एस ऑन इनिशियल what will be the accounting treatment as per the relevant Ind AS on initial and subsequent date। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही फ्लोर 1 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फ्लोर 2 की मेरी क्या है ऑनर ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे Ind AS 14 Ind AS 16 और वही कॉस्ट मॉडल ही चलेगा हमारा। देखते हैं बाकी क्या है। तो उन्होंने वही देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वही डेफिनेशन स्टेट कर दी, वो प्रॉपर्टी है जो कि या तो मैंने हेल्ड बाय द ऑनर और द लेसी द राइट ऑफ यूजर टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्लीकेशन। ये राइट ऑफ यूजर आपको Ind AS उसमें लिख जाएगा Ind AS 116 में, राइट। अब या तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ प्रोडक्शन और सप्लाई में गुड्स सर्विसेज के, या फिर मैं उसको एडमिन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे अगर इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा Ind AS 14 नहीं लगेगा, यहाँ पे Ind AS 16 लगेगा, और इस बार इसके लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पे Ind AS 2 लगेगा। तो उन्होंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है। देखो यार बस इसमें फ़र्क ये है, फ्लोर 1 ना मेरा लेसर यूज़ कर रहा है टू अर्न रेंटल, तो फ्लोर 1 तो मेरा क्या है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है, और चाहे मैं इनिशियल रिकग्नाइज कर रहा हूँ चाहे मैं उसको सब्सिक्वेंट रिकग्नाइज कर रहा हूँ, मैं उसको कॉस्ट मॉडल पे ही मेजर करूँगा। लेकिन मेरे को अपने नोट्स अकाउंट्स में इसकी फेयर वैल्यू दिखानी पड़ेगी एज पर द रेलेवेंट इंड एस प्रोविजन। रिवैल्यूएशन नहीं करना है बट फेयर वैल्यू असर्टेन करके एक वैल्यूएट से उसको जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से मेरे को फेयर वैल्यू लगानी पड़ेगी फॉर द टू द स्टेक होल्डर को दिखानी पड़ेगी कि अच्छा इसकी फेयर वैल्यू इतनी निकल के आ रही है। लेकिन जहाँ पे फ्लोर 2 मैंने यूज़ करा है अपने एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के लिए, उसको मेरे को रिवैल्यू करना पड़ेगा। तो मैं रिवैल्यू मॉडल फॉलो करूँ या कॉस्ट मॉडल फॉलो करूँ वो मेरी मर्जी है, वो एनडीटी ने बता रखा है, मतलब Ind AS में बता रखा है जो भी मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी रहेगी कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल की, और वो ही पॉलिसी में एंटायर क्लास पे अप्लाई करूँगा पीपी की, मतलब जो भी रिलेवेंट एंटायर क्लास है जो भी पीपी की उस पर अगर मैंने कॉस्ट मॉडल फॉलो करा है तो पूरे क्लास पे ही कॉस्ट मॉडल लगेगा, अगर रिवैल्यूएशन करें तो पूरे क्लास पे रिवैल्यूएशन लगेगा, ऐसे चलेगा। तो फ़र्क यही है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चाहे इनिशियल तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट मॉडल ही चलेगा। फ्लोर 2 में जो पीपी है उसमें मेरा इनिशियली तो कॉस्ट पे रहेगा बट बाद में मेरा कैसे हो जाता है, अगर उसको रिवैल्यू कर लूँ या फिर उसको कॉस्ट मॉडल पे शो करूँ, वो मेरी मर्जी है, लेकिन वो पूरे एंटायर क्लास पीपी के रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो ये आंसर था, ये आप पढ़ लेना प्रोविजन के हिसाब से ये चीज़ें। तो विद दिस वीडियो वी कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर Ind AS 40 which is investment property। होप गाइस यू एंजॉयड दिस ऑल, एंड कोई भी फीडबैक है आपको फीडबैक देना है एंड कुछ भी करना है तो आप मेरे को बिल्कुल बताइए, लाइक फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दीज क्लासेस। एंड और आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी आपको चीज़ें समझनी है तो यू कैन रीच मी आउट इन द कमेंट्स, आई वुड लव टू हेल्प। थैंक यू।